everyone. I am Abhishek Sinha. You are welcome in this channel. Today I am going to explain what makes India a federal country. मैं हूं अभिषेक सिन्हा और इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि भारत में संघीय व्यवस्था कैसी है, यानी भारत फेडरल कंट्री कैसे है। ठीक है, देखते हैं पहले टर्म्स को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बता रहा है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारतीय संविधान बता रहा है कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये घोषणा कर रहा है, यानी राज्यों का संघ है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहाँ पे देखिए ये बता रहा है क्या है, ये यूनियन ऑफ स्टेट्स है, यानी राज्यों का संघ है। ठीक है, दूसरा बता रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, यानी भारतीय संविधान में कहीं पर भी फेडरेशन का वर्ड यूज नहीं किया गया। फिर भी हम लोग कहते हैं कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। कैसे है वो देखते हैं। बिकॉज इंडिया है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, क्योंकि भारतीय संविधान जो है ये फेडरलिज्म के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। कैसे काम करता है देखते हैं नीचे। देखिए इंडिया में जो है अभी तीन तरह की सरकार है, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। फर्स्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में मेंशन किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्णन जो है ना, वो पार्ट 5 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है उसमें मेंशन किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट पार्ट 6 के अंतर्गत जो है ये मेंशन किया गया है स्टेट गवर्नमेंट। शुरुआती दौर में जो है 1992 से पहले 2 ही स्तर की सरकार थी, 2 ही लेवल की सरकार थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और ये जो देख रहा है पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी वेयर एडेड इन 1992। ये कब ऐड किया गया था? 1992 में, 1992 में ऐड किया गया था। 73rd अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें पंचायत को एडिट किया गया था, जोड़ा गया था। और 74th में म्युनिसिपैलिटी को लागू किया गया था। 74th अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, 74th जो है संशोधन हुआ था 1992 में, इसको जो है जोड़ा गया था। इस तरह से भी हम लोग देख रहे हैं कि भारत में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी, 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया इज ए फेडरल कंट्री। देखिए इंडिया में जो है 3 लेवल्स की गवर्नमेंट जो है काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई 2 गवर्नमेंट के बीच में विवाद ना हो, इसलिए ज्यूरिसडिक्शन को अपनाया गया है। अधिकार क्षेत्र है सभी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार क्षेत्र है अलग है, फिर राज्य का जो है, हर राज्य का जो है अधिकार क्षेत्र अलग होता है। तो यहाँ पे पावर्स जो है डिवाइड किया गया, यानी लेजिस्लेटिव पावर्स हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है ना, लेजिस्लेटिव पावर को बांटा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो इसके लिए लिस्ट बनाया गया है, 3 लिस्ट बनाया गया है। ठीक है, सेंट्रल यूनियन लिस्ट, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है। ठीक है, इस लिस्ट में जितने भी मैटर्स है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए, उसको मतलब उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स है, चाहे बैंकिंग का हो, करेंसी हो, डिफेंस से जुड़े हुए मामले हो, फॉरेन अफेयर से जुड़े हुए मामले हो, इन सारे के बारे में कानून बनाने का अधिकार जो है, पावर किसको है? यूनियन लिस्ट को। ठीक है, हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं। स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में जो भी अधिकार डाले गए हैं, जो भी पावर डाले गए हैं, वो जो है राज्य जो है उसको बना सकता है। और फिर तीसरा लिस्ट है कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। पहले हम लोग देते हैं यूनियन लिस्ट। देखिए यूनियन लिस्ट कंटेन्स सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, यानी राष्ट्र हित से जुड़े हुए जो मामले हैं उसको कौन देखता है, उसको हैंडल करने का पावर किसको है? ज्यूरिसडिक्शन, किसके ज्यूरिसडिक्शन में आता है? वो अधिकार क्षेत्र आता है। ज्यूरिसडिक्शन में होता है लीगल अथॉरिटी, अधिकार क्षेत्र है ना, न्याय की क्षेत्र। तो जो है यूनियन लिस्ट के है ना, देखिए क्या क्या आते हैं। जैसे राष्ट्र हित से जुड़े मामले क्या हो सकते हैं? बैंकिंग है ना, जैसे कोई भी बैंक हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, है ना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो वहां पे आप देखते हैं कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग लिखा हुआ रहता है, यानी वो यूनियन लिस्ट में आता है। ठीक है, फॉरेन अफेयर्स है ना, यानी विदेश से संबंधित जो मामले हैं उसको कौन हैंडल कर सकता है, चाहे वो किसी भी स्टेट के बॉर्डर से जुड़ा हुआ हो, ये मैटर नहीं है, लेकिन उसको हैंडल करने का पावर किसको है? यूनियन लिस्ट में आता है ये, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को देखता है। ठीक है, डिफेंस, सुरक्षा से जुड़े हुए मामले हैं, तो उसको कौन देखता है? उसको हैंडल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी ये सारे लिस्ट में है। यूनियन लिस्ट में देखिए क्या क्या है, डिफेंस है, सुरक्षा से जुड़े मामले, फॉरेन अफेयर्स, विदेश से जुड़े हुए मामले, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, संचार से जुड़े हुए मामले, है ना, और करेंसी, ये सारे जो है यूनियन लिस्ट में आते हैं। और इनके संबंध में, ये इन सारे मैटर्स पे कानून बनाने का अधिकार किसको है?
यूनियन लिस्ट में आते हैं, यानी केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट में इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि पूरे देश में एक समान नीति हो, एक समान, मान लो कि करेंसी अलग रहता, बिहार का अलग रहता, महाराष्ट्र का अलग रहता, तो प्रॉब्लम्स पैदा होती, दिक्कतें होती, इसलिए एक समान पॉलिसी को अपनाया गया। इसलिए बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर सारे को एक समान जो है पॉलिसी अपनाया गया है, ठीक है। इसलिए यूनियन लिस्ट में सारे को इंक्लूड किया गया है। स्टेट लिस्ट, स्टेट दूसरा लिस्ट में आता है नाम स्टेट लिस्ट में, यानी कौन सा सब्जेक्ट जो है स्टेट के अंतर्गत जो है आता है। देखते हैं स्टेट लिस्ट में क्या है। स्टेट लिस्ट कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपोर्टेंस सच एज, देखिए स्टेट लिस्ट में क्या आता है, राज्य सूची, इसको हिंदी में बोला जाता है राज्य सूची, है ना। इसमें आता है पुलिस, ठीक है, जैसे महाराष्ट्र पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है ना, बिहार पुलिस, है ना। तो ये पुलिस किस में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है। ट्रेड, है ना, यानी व्यापार से संबंधित जो है मामले किस में आते हैं, स्टेट लिस्ट में आते हैं। कॉमर्स, वाणिज्य से संबंधित मामले भी आते हैं स्टेट लिस्ट में। एग्रीकल्चर से आते हैं संबंधित मामले, एग्रीकल्चर और इरिगेशन में होता है सिंचाई, है ना, कृषि और सिंचाई के भी मामले आते हैं स्टेट लिस्ट में। और जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन किया गया है, इन सारे पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है, स्टेट गवर्नमेंट को है, क्योंकि स्टेट लिस्ट में मेंशन है। जो भी यहाँ सब्जेक्ट्स जो है मेंशन है उन पर अगर कानून बनाना चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल स्वतंत्र है, वो कानून बना सकती है, ठीक है, क्योंकि स्टेट लिस्ट में ही आते हैं। थर्ड जो लिस्ट आता है कंकरेंट लिस्ट, है ना, इसको हिंदी में बोला जाता है समवर्ती सूची। कंकरेंट लिस्ट में क्या होता है, इसमें ऐसे सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के लिए जरूरी होता है, ठीक है। देखते हैं जैसे एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन क्या होता है, जैसे हर स्टेट का जो है एजुकेशन जो होता है अलग, बोर्ड जो होता है अलग अलग होता है, ठीक है। महाराष्ट्र का जो एजुकेशन जो होता है 10th का जो बोर्ड होगा वो बिल्कुल अलग होगा, यूपी का बोर्ड अलग होगा 10th का, महाराष्ट्र का, फिर आप ये लीजिए मध्य प्रदेश का, जितने भी राज्य है सबका बोर्ड जो है एजुकेशन जो बोर्ड है वो बिल्कुल अलग अलग होता है। यानी एजुकेशन को जो है डाला गया है कंकरेंट लिस्ट में। और दूसरा डालते हैं एजुकेशन, ये स्टेट लिस्ट में भी आता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के, है ना, के भी पावर में आता है, जैसे सीबीएसई बोर्ड, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो इसको कौन हैंडल करता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एजुकेशन दोनों लिस्ट कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में आते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के पावर में भी आते हैं। दूसरे लिस्ट में देखिए एजुकेशन हो गया आपका, फिर फॉरेस्ट से संबंधित मामले, है ना, वन से संबंधित मामले, मैरिज, है ना, व्यापार, ट्रेड यूनियंस, ठीक है, ट्रेड यूनियंस, एडॉप्शन और सक्सेशन, ठीक है, ये सारे मामले आते हैं कंकरेंट लिस्ट में, जो थर्ड लिस्ट में आते हैं। इस तरह से हम लोगों ने समझा कि 3 लिस्ट में क्या क्या मेंशन है, कौन कौन सब्जेक्ट्स मेंशन है और उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है। कंकरेंट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हो, ठीक है, चाहे वह एजुकेशन है, मैरिज है, एडॉप्शन, सक्सेशन, यही सब्जेक्ट्स हैं। अगर इन सब्जेक्ट को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में विवाद उत्पन्न होता है तो जो भी फैसला सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जो नियम सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, वही कानून माना जाएगा, ठीक है, वही कानून मानेगा। आइए समझते हैं जम्मू एंड कश्मीर के विषय में। जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था, यानी विशेष दर्जा दिया गया था आर्टिकल 370 के द्वारा, जो 2019 में हटा दिया गया है। और इसमें स्पेशल स्टेटस के जब अप्लाई किया गया था, जब लागू किया गया था, तो बाहर के किसी भी राष्ट्र के, चाहे भारत के किसी भी राष्ट्र के व्यक्ति वहां पे जाके जमीन नहीं खरीद सकते थे, वहां पे रह नहीं सकते थे। तो ये स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया है 2019 में। अब कोई भी व्यक्ति वहां पे जाके जमीन वगैरह जो है खरीद सकते हैं, वहां पे रह सकते हैं, ठीक है। ये था स्पेशल स्टेटस। और अगर पावर, यानी पावर के बंटवारे को लेकर, सुप्रीम पावर के बंटवारे को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो इसको हैंडल करने का पावर दिया हुआ है जुडिशरी को, यानी सुप्रीम कोर्ट को। और वो जो भी फैसला देती है, चाहे वो किसी का भी फेवर में आए, सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में आए या फिर स्टेट गवर्नमेंट के फेवर में आए, है ना, वो उसको मानना पड़ता है, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।